गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मदर एंड चाइल्ड केयर के अंतर्गत नवजात शिशु की देखभाल कैसे की जाए, यानी केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु माँ के शरीर से जो जन्म लेता है उसे सबसे पहले तो हम बता दें कि उसे नवजात शिशु या नियोनेट कहा जाता है। नियोनेट का जो शाब्दिक अर्थ है जो लैटिन भाषा में है वो आया है नियो शब्द से, जिसका मतलब होता है नया। यानी 1 महीने तक का जो शिशु होता है उसे नवजात शिशु कहा जाता है। और जन्म से आधे घंटे तक का जो बालक होता है, इस अवस्था में जब बच्चे के नाल को काटकर माता से अलग किया जाता है तो कुछ चिकित्सक जो हैं इसे वैज्ञानिक भाषा में नियोनेट के स्थान पर नवजात शिशु शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अनुसार नवजात शिशु की जो उम्र होती है वो 10 दिन तक होती है, कई जगह इसे 14 दिन तक का भी माना जाता है। यानी नवजात शिशु 0 से 14 दिन तक की आयु का या 0 से 2 वीक्स तक की आयु का बच्चा शिशु जो है वो नवजात शिशु कहलाता है। अब नवजात शिशु क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है और माँ के गर्भ से पैदा हुआ होता है, तो वहाँ के टेम्परेचर में और बाहर के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। तो बच्चे को जब पैदा होता है तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए ताकि शिशु को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो और किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि शिशु को थोड़ा सा गर्म रखना चाहिए। और गर्म रखने के लिए शिशु को सबसे पहले जन्म के तुरंत बाद शरीर को गीले मुलायम सूती वस्त्र से पोंछना चाहिए और उसके बाद सूखे कपड़े, जो कि सूती कपड़ा है, और तौलिए से पोंछ करके शिशु को सूती वस्त्र के अंदर ही लपेट करके माँ के पास लिटा देना चाहिए, जिससे उसको गर्मी प्राप्त होती रहती है और उसका शरीर भी गर्म रहता है। यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि शिशु को गर्म रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर शिशु को थोड़ा सा भी ठंड या लग जाती है तो उस समय उसे जुकाम होने की, सर्दी लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए नवजात शिशु को प्रथम 7 दिन जो होते हैं उस समय नहलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय अगर नहला दिया जाएगा तो सर्दी जुकाम होना या तीव्र श्वसन रोग होना या निमोनिया आदि होने के जो संक्रामक रोग हैं उनके होने की संभावना बढ़ जाती है। जन्म के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान करवाना भी बहुत आवश्यक होता है। यानी जो माता का पहला दूध होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दूध होता है जो माता के स्तन से जब निकलता है। तो अगर कई बार माँ स्तनपान नहीं करवा पाती है किसी कारण से, तो भी उस दूध को निकाल करके और शिशु को पिलाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि स्तनपान का जो लाभ है, केवल जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि स्तनपान से केवल शिशु को ही लाभ नहीं होता बल्कि माँ को भी लाभ होता है। यानी बेनिफिट्स जो होते हैं वो शिशु और माता दोनों को बेनिफिट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि शिशु जो है उसको कोई भी तरल पदार्थ आहार के रूप में नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि उसे पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे ही पैदा होता है तो गुट्टी पिलाई जाती है। कई लोग पानी है, शहद है, गाय का दूध है, बकरी का दूध है, ऊँटनी का दूध है, और इस तरह के जो पेय है वो शिशु को पिलाते हैं और एक गुट्टी के रूप में उसे पिला दिया जाता है। जबकि माँ का दूध जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसमें किसी भी प्रकार से ऊपरी आहार देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कई बार शिशु को ये जो आहार ऊपरी दिए जाते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये जो गाय का दूध है या गुट्टी है या इस तरह की जो चीज़ें दी जाती है, उसमें कई बार पैथोजेंस हो सकते हैं, जिससे बालक को दस्त लग सकता है। और गाय और बकरी का दूध का जो संगठन है जो शिशु है उसके पाचन प्रणाली के अनुसार नहीं होता है और दूध गाढ़ा अथवा पतला हो सकता है, तो पाचन में कठिनाई होती है। इसके अलावा बालक का जब पेट भर जाता है तो परिणाम स्वरूप माँ का दूध भी कम पी पाता है। इसके अलावा गाय बकरी के दूध में विटामिन ए की अधिकता हो सकती है, जो शिशु की जो मांग है उससे ज़्यादा हो सकती है और अधिकता के कारण शिशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जब माँ स्तनपान करवाती है, शिशु को जल पिलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। माता के दूध में इतना जल होता है कि वो शिशु की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करता है और माता का दूध ही सर्वश्रेष्ठ होता है। अब तीसरी जो बात आती है, कीप अवे द बेबी फ्रॉम द पीपल, यानी शिशु को बीमार जो लोग हैं उनसे दूर रखना चाहिए ताकि शिशु में किसी भी प्रकार की बीमारी या संक्रमण होने की संभावना न हो। कई बार ऐसा होता है कि शिशु जो है उसको संभालने के लिए कहा जाए तो जो व्यक्ति है जो उसको संभालता है, अगर उसमें कुछ संक्रमण है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो शिशु को होने की संभावना बढ़ जाती है। जन्म के बाद बालक का वज़न अवश्य लेना चाहिए। यानी अगर बच्चा जो है शिशु जन्म के 2 दिन के भीतर जो उसका वज़न
स्प्रिंग से लेना चाहिए, स्प्रिंग बैलेंस जो है उससे लेना चाहिए। अगर 2.5 किलो से कम है तो उसकी विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। बालक को अतिरिक्त गर्मी देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बालक को अतिरिक्त गर्मी देना चाहिए। शिशु को सूती चादर और कंबल से लपेट कर रखना चाहिए। सिर को ढक कर रखें ताकि शरीर की गर्मी बाहर ना निकलने पाए। बालक को माता के शरीर से लगा करके रखें इस तरह से, और शिशु को बार बार स्तनपान करवाएं, शिशु को संक्रमण से बचाएं। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है केयर करने के लिए। इसके अलावा शिशु का जो टीकाकरण है, नवजात शिशु को टीकाकरण भी बहुत ही आवश्यक होता है। संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है। इससे डिप्थीरिया, पर्टूसिस, खसरा, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो तथा क्षय रोग आदि जो है वो उनसे बचा जा सकता है। शिशु जन्म के तुरंत बाद ही क्षय रोगों से बचाव हेतु सबसे पहला जो टीका लगता है वो BCG का टीका तथा पोलियो की एक खुराक अवश्य देनी चाहिए। शिशु के जन्म के 1.5 माह के भीतर पोलियो, DPT की पहली खुराक तथा हेपेटाइटिस बी की भी पहली खुराक अवश्य दी जानी चाहिए ताकि बालक को इन संक्रामक रोग है उनसे बचाव हो सके। इसके बाद 1 महीने के पश्चात यानी 1.5 महीने पर जब दिया जाता है उसके 1 महीने पश्चात यानी 2.5 माह पर पोलियो की दूसरी खुराक, DPT का दूसरा टीका तथा हेपेटाइटिस बी का भी दूसरा खुराक और पोलियो का टीका दिया जाना चाहिए। इस तरह से यदि हम देखें तो टीकाकरण जो है बहुत ही आवश्यक है ताकि शिशु के जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनसे बचा जा सके। अब नवजात शिशु की जो सार संभाल है में काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शिशु का जो शरीर है बहुत ही कोमल होता है। उसका जो व्यवहार भी है शिशु का उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह उठ बैठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और साथ ही जो 9 माह में शिशु अपने माँ के गर्भ में रहता है, जहाँ उसे उचित सुरक्षा और तापमान मिलता है, माँ के गर्भ में वह उल्व तरल में तैरता रहता है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड में भी तैरता है। वह बिना अपनी आंतों और पाचन प्रणाली के प्रयोग के ही माता के अपरा से सीधा ही पोषण प्राप्त भी करता है। बिना फुफ्फुसीय श्वसन क्रिया के ऑक्सीजन प्राप्त करता है। उसके जीने के लिए भी सभी आवश्यकताएं माता के गर्भ से ही प्राप्त हो जाती है, परंतु शिशु को जन्म लेने के बाद जो है उसकी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो जन्म के पश्चात जो शिशु की जो इम्पॉर्टेंट क्रियाएं हैं जो करवाना आवश्यक होता है, उसके अंतर्गत फुफ्फुसीय श्वसन क्रिया का प्रारंभ हो जाता है, पाचन क्रिया की शुरुआत होती है, रक्त परिसंचरण में परिवर्तनों की स्थापना होती है, ताप का नियंत्रण और रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो शारीरिक क्रिया करवाने शिशु के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसके अलावा एक और जो पाचन क्रिया की शुरुआत होती है उसमें देखते हैं कि जन्म के पश्चात शिशु को स्वयं ही जबड़ों से पकड़कर स्तनों को चूसना, निगलना, पाचन और अवशोषण करना होता है। मल त्याग भी उसी को करना होता है। तो जो माता का जो पहला दूध है, जैसे कि हमने कहा कि कोलेस्ट्रम होता है, जो कि शिशु की पाचन क्षमता के अनुसार ही माता के स्तनों से प्रवाहित होता है। कोलेस्ट्रम सुपाच्य होता है, पौष्टिक होता है, सभी आवश्यक गुणों से भरपूर होता है। इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बहुत ही अच्छी होती है। इसमें लैक्ट एल्ब्यूमिन भी होता है जो शीघ्र ही पच जाता है, और इसके अलावा इसमें कैसिनोजिन जो है वो नहीं पाया जाता, और जो कोलेस्ट्रम है अतः शिशु को अवश्य ही पिलाना चाहिए। अब मेकोनियम यानी जो जन्म के पश्चात शिशु का जो पहला मल होता है उसे मेकोनियम कहा जाता है। ये जो मेकोनियम होता है ये गहरे हरे रंग का होता है। इसमें पित्त वर्ण यानी बाइल पिगमेंट, वसीय अम्ल, उपकला कोशिकाएं, और ये नर्म भी होता है, चिपचिपा और गंधहीन होता है। इसका संग्रह शिशु के शरीर में गर्भावस्था के 4थे माह से शुरू हो जाता है। इस मल का विसर्जन जन्म के पश्चात 4 से 5 दिन तक का होता है, और जैसे जैसे माता का शिशु दूध पीता है उसका रंग भी हरे से पीला हो जाता है और यह गंधयुक्त रहने लगता है। इसके अलावा जो रक्त परिसंचरण में परिवर्तन की जो स्थापना होती है, यानी नवजात शिशु की हृदय की धड़कन काफ़ी तेज़ होती है, यानी अगर देखा जाए तो उसकी 120 से 140 प्रति मिनट धड़कन होती है। वयस्कों में जो धड़कन हो वो 72 प्रति मिनट होती है। लेकिन धीरे धीरे ये जो गति है वो कम होने लगती है। हीमोग्लोबिन यकृत में संचय हो जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अधिक 17 से 19 ग्राम प्रति 100 ml, रक्त में करीब 120 तक रहती है। नवजात शिशु के रक्त में विटामिन
के की कमी रहती है, जिसके कारण रक्त का थक्का देर से बनता है। तापमान की अगर बात करें तो नवजात शिशु के शरीर का जो तापमान अस्थिर होता है, चयापचय दर शिशु में कम होती है, इसलिए शिशु को हमेशा ही गर्म वस्त्र में लपेटकर गर्म बिस्तर पर ही लेटाना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, क्योंकि पहले जो होता है वो गर्भकाल में अंदर ही वो प्राप्त कर लेता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है जीवाणुओं विषाणुओं के प्रति सक्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राप्त करने में शिशु को महीने लग जाते हैं। शिशु की त्वचा, आँखें, नाभि रज्जु शीघ्र ही संक्रमित हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकसित करने के लिए शिशु को माँ का दूध पिलाया जाता है और साफ सफाई रखने की भी आवश्यकता होती है। अब ये जो इम्पॉर्टेंट डेंजर साइंस हैं, यानी खतरनाक संकेत जो होते हैं, उस समय शिशु को चिकित्सा की बहुत ही आवश्यकता होती है। ये जो संकेत है, जैसे अगर शिशु स्तनपान करने से इनकार कर दे, यानी रिफ्यूज़ेस टू ब्रेस्ट फीड, वह नहीं रोए तथा सांस लेने में उसे तकलीफ हो, तो बेबी अनेबल टू क्राई एंड डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, हथेलियों तथा तलवे पीले हो जाएं, यानी येलो पाम्स और सोल्स अगर उन पर हो जाएं और पीले चकत्ते पड़ जाएं, छूने पर शरीर ठंडा लगे, कोल्ड टू टच, शिशु बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए, बालक को शरीर जो है वो ऐंठने लगे, बालक बहुत अधिक सुस्त हो जाए, लगातार रोता रहे, बेबी क्राइज कंटिन्यूसली, बालक में जन्म से ही कोई दोष हो, जैसे 2 सिर, 3 आंखें, 4 टांग, हाथ या 4-6 अंगुलियां होना, पेट पीठ आपस में जुड़ा होना, हाथ पैर आपस में जुड़ा होना आदि, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर शिशु में दिखे तो उसे तुरंत चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, उससे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थितियां हैं वो शिशु की जान ले सकती है। खतरनाक संकेतों वाले शिशु को प्राण बचाने के लिए परिवार के सदस्यों को तुरंत ही निम्न उपाय करना चाहिए, यानी शिशु को तुरंत ही जैसे कंबल उड़ाकर रखें, स्तनपान करवाएं, संक्रमण से बचाएं, भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर रखें। अब एक और चीज़ होती है जो कि डायपर्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी जो है, नवजात शिशु के जो डायपर्स हैं, उसमें जो बहुत ही शिशु, क्योंकि त्वचा जो होती है काफ़ी कोमल होती है, संवेदनशील होती है, मोटे, रुक्ष, खुरदुरे सूती वस्त्र, संश्लेषित वस्त्र या सिंथेटिक या नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रोन आदि उसकी मुलायम त्वचा को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस समय घिसा हुआ जो कॉटन का वस्त्र होता है उसका उपयोग करना चाहिए। अगर घमौरिया हो गया है, घाव, फोड़े, फुंसियाँ अगर हो गई है तो उस समय भी विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। डायपर ऐसे रेशों से बने होते हैं जो मुलायम होने के साथ साथ त्वचा के लिए सुखद और आरामदायक होते हैं। इसमें हवा के आवागमन की भी क्षमता होती है, जिसके कारण से त्वचा में फोड़े, फुंसियाँ, घाव होने की संभावनाएं कम हो जाती है। इसके अलावा नवजात शिशु के जो डायपर्स होते हैं उनमें ब्रीथेबल होना चाहिए, कवर और रेस्ट फ्री होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, वेटनेस इंडिकेटर भी यानी सूखा रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो डायपर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ठीक होते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो नवजात शिशु की देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है।